अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। मैं हूँ आपका फिज़िक्स टीचर प्रोफेसर तलहा जुल्फ़कार। ठीक है, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले चैनल कंसेप्ट्स विद तलहा को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास मज़ीद वीडियोस आ सकें। आज हम चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट चैप्टर है सेकेंड ईयर का, सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसका फर्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 13 है, उसका नेम है थर्मल फिज़िक्स। फर्स्ट ईयर के अंदर 12 चैप्टर थे, ये 13 चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है थर्मल फिजिक्स। तो सबसे पहले हम थर्मल फिजिक्स को डिफाइन करते हैं। ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन हीट, वर्क, टेम्परेचर एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। थर्मल फिजिक्स बेसिकली हीट, एनर्जी, टेम्परेचर, वर्क, इन चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप को क्या करती है, स्टडी करती है। बेसिकली ओवरऑल थर्मल फिजिक्स जो है बेसिकली हीट, टेम्परेचर, आपके पास अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, इनके दरमियान हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है, वर्क कैसे होता है, ठीक है, इन सब चीज़ों को क्या करती है, एक्सप्लेन करती है। ठीक है, बेसिकली हम इसमें ये स्टडी करेंगे कि इनविजिबल मोशन ऑफ जो एटम्स या मॉलिक्यूल होती है जो हमें नज़र नहीं आते, जिस तरह वाटर के अंदर मॉलिक्यूल्स मूव कर नहीं कर रहे होते, ठीक है, गैस के अंदर मॉलिक्यूल मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, हमें नज़र नहीं उनकी मोशन आती, ठीक है, क्योंकि वो इतनी स्मॉल स्केल भी होती है, हमें नेकेड आई से नज़र नहीं आती, लेकिन उसकी इफेक्ट जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, ये चीज़ें हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो बेसिकली थर्मल फिजिक्स के अंदर हम इनविजिबल मोशन ऑफ जो एटम्स होती हैं, मॉलिक्यूल्स होती हैं, उनके इफेक्ट्स जिसे प्रेशर, टेम्परेचर, हीट, वर्क, इन चीज़ों को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, आप पिछली क्लास के अंदर पढ़ के आ चुके हो टेम्परेचर क्या होता है कि डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ठीक है, हम इसको मजीद इसकी मॉडिफाइड फॉर्म पढ़ेंगे टेम्परेचर की, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में फर्दर चल के। फिर आपने पढ़ा हुआ कि हीट क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन टू टेम्परेचर, कि हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ क्या होती है, फ्लो होती है। ठीक है, फिर आपने ये भी पढ़ा कि एनर्जी क्या होती है, उसकी फॉर्म्स क्या होती हैं, किस किस टाइप की फॉर्म होती हैं, कि एनर्जी एक जगह दूसरी जगह कैसे ट्रांसफ़र करती है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे कि मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स की वजह से क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, वो हम थर्मल फिजिक्स के अंदर क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सिस्टम क्या होता है। एनीथिंग विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड सिस्टम। हर वो चीज़ जो अंडर ऑब्जर्वेशन होगी, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, सिस्टम बोलेंगे। जिस तरह फॉर एग्जांपल एक क्लास है, क्लास में स्टूडेंट हो गए, टीचर हो गए, वाइट बोर्ड होगी, चेयर होगी, ये सारी चीज़ें मिलाकर क्या बनाएंगे, एक सिस्टम बनाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये मेरे पास एक वेसल है, इसके अंदर ये वाटर है। ठीक है, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बना रहे हैं, सिस्टम। और ये इसके इर्द गिर्द सारा वो क्या होगा, सराउंडिंग। ठीक है, तो दो चीजें, एक सिस्टम है और एक क्या, सराउंडिंग है। ठीक है, तो हर वो चीज जो अंडर ऑब्जर्वेशन होगी वो क्या होगी, सिस्टम होगी। तो सिस्टम को हमने दो टाइप में उसको डिवाइड किया हुआ है। तो टाइप्स ऑफ सिस्टम क्या है, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम एंड माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। तो मैक्रो का मतलब क्या होता है, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। ठीक है, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। A large system containing many atoms or molecules is called macroscopic system. ठीक है, ऐसा सिस्टम जो बहुत ज्यादा एटम्स या मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। ठीक है, इसकी एग्जांपल में अंदर आ जाता है एयर इन रूम। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, उसमें बहुत ज्यादा एटम्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। फिर इसकी कुछ थर्मल प्रॉपर्टीज हैं, जिस तरह टेम्परेचर है, जिस तरह प्रेशर है, जिस तरह वॉल्यूम है। इसको फर्दर हम जाके आगे पढ़ेंगे कि किस तरह मॉलिक्यूल जब मूव करते हैं, ठीक है, उनकी टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी स्पीड के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी के अंदर क्या फर्क पड़ेगा, जब मॉलिक्यूल जाके टकराएंगे वो कितना प्रेशर अप्लाई करेंगे, ठीक है, वॉल्यूम के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स आते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें फर्दर आगे जाके हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। इन्हें बोलते हैं, इन्हें हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज।
ऐसी प्रॉपर्टीज, ठीक है, जिनको हम डायरेक्ट ऑब्जर्व या मेजर कर सकते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। जिस तरह देखो टेम्परेचर हम थर्मामीटर से मेजर कर सकते हैं, प्रेशर हम प्रेशर गॉज से मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम जो है हम सिलेंडर से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हम ऐसी प्रॉपर्टीज को, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को डायरेक्ट ऑब्जर्व या मेजर कर सकते हैं। ये ओवरऑल सिस्टम की क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जो होती हैं ये ओवरऑल सिस्टम को क्या करती हैं, डिफाइन करती है, जिनको हम डायरेक्ट मेजर या ऑब्जर्व कर सकते हैं। फिर आपके पास आता है माइक्रो। माइक्रो का मतलब आपके पास क्या होता है, स्मॉल। A system containing single atom or molecule is called microscopic system। जिस तरह फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का एक एटम हो गया, ठीक है, आपके पास वाटर का एक मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है, ये आपके पास कराएगा माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। इसकी भी कुछ थर्मल प्रॉपर्टीज हैं। इसकी थर्मल प्रॉपर्टीज आपके पास आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, मोमेंटम आ जाएगा, स्पीड आ जाएगी, ठीक है। ये इसकी क्या है, थर्मल प्रॉपर्टीज हैं। और इनको हम डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते, cannot be measured direct। तो बेसिकली ये सिंगल एटम की जो होती हैं या मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज हैं, तो इनको हम ओवर देखो ना, गैस के मॉलिक्यूल लाखों करोड़ों एटम्स होते हैं, तो सिंगल एटम की हम ये डायरेक्ट मेजर नहीं कर पाते, ठीक है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम डायरेक्ट मेजर नहीं कर पाते। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को हम डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं, इन प्रॉपर्टीज को डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये थी सिस्टम की टाइप्स थी आपके पास, एक थी मैक्रोस्कोपिक सिस्टम और दूसरा आपके पास क्या था, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। उनकी प्रॉपर्टीज, ठीक है, कौन सी डायरेक्ट मेजर हो सकती है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज कैन बी मेजर डायरेक्टली, ठीक है, एंड दे आर द overall properties of a system but microscopic properties cannot be measured directly, ठीक है। फर्स्ट जो हमारा टॉपिक, मेन टॉपिक है, वो है ब्रोनियन मोशन, ठीक है। ब्रोनियन मोशन जो है ये आपके पास होती है रैंडम एंड इरेगुलर मोशन ऑफ मॉलिक्यूल इन गैस इज कॉल्ड ब्रोनियन मोशन। ये लिक्विड के अंदर भी होती है, ओवरऑल फ्लूइड के अंदर जो इरेगुलर मोशन होती है, रैंडम मोशन होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोनियन मोशन, ठीक है। मीन्स टू से दैट इट कैन आल्सो बी इन गैस एंड लिक्विड, मतलब फ्लूइड के अंदर जो रैंडम और इरेगुलर मोशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोनियन मोशन। ये एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, बॉटनिस्ट थे, रॉबर्ट ब्राउन। उन्होंने 1927 के अंदर देखा कि एक वेसल है, बीकर है, पानी है, ठीक, उसके अंदर है, ठीक है, और उसके अंदर एक टीनी पार्टिकल है पोलन का, ठीक है, ग्रीन, जिसे बाद में डस्ट पार्टिकल का नेम भी दिया गया। वो क्या कर रहा है, उसकी मोशन क्या थी, रैंडम मोशन थी, ठीक है। तो उसने अपने नेम के ऊपर उसका नेम लिख दिया ब्रोनियन मोशन। अब इसकी रीजन क्या है, ब्रोनियन मोशन कैसी होती है, ठीक है। ब्रोनियन मोशन के पीछे जो इरेगुलर मोशन वो कैसी होती है, इसकी रीजन ये है कि कंटिन्यूअस कोलिजन ऑफ एटम्स फ्रॉम सराउंडिंग। अब देखो ये आपके पास था एक डस्ट पार्टिकल, ये पोलन ग्रेन का पार्टिकल था, ये पानी के अंदर है। अब पानी के अंदर जो एटम्स है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास है ये वाला, अब इसको वाटर का मॉलिक्यूल जो मूव कर रहा है, इधर से भी टकरा रहा है, इधर से भी कोलाइड कर 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 रहा है, तो इसकी जो मोशन हो जाएगी वो जिगजैग या रैंडम मोशन हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब है continuous collision of atoms from surrounding is the main reason behind Brownian irregular और random motion जो है, इसके पीछे जो रीजन है वो continuous collision of atoms from क्या है, surrounding है, ठीक है। तो अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन सी कॉजेज हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल देखो गैस के मॉलिक्यूल जो है सिलेंडर के अंदर मूव कर रहे हैं, ठीक है, कंटेनर के अंदर, कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है, एक कोलाइड कर रहे हैं आपस में और उनकी मोशन क्या हो रही है, रैंडम जिगजैग मोशन हो रही है, ठीक है। अब कौन कौन सी कॉजेज या फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। सबसे पहले देखो साइज ऑफ मॉलिक्यूल। साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। इस चीज का मतलब क्या है, जितना साइज बड़ा होगा उतनी स्पीड क्या होगी, कम होगी, जितनी स्पीड कम होगी उतनी रैंडमनेस कम होगी, जितनी रैंडमनेस कम होगी उतनी ब्राउनियन मोशन भी क्या होगी, कम होगी, इरेगुलर मोशन भी क्या होगी, कम। अगर साइज मॉलिक्यूल छोटा है
तो फास्ट मूव करेगा तो फास्ट जाके कोलाइड करेगा, जब फास्ट कोलाइड करेगा तो रैंडमनेस ज़्यादा होगी, जितना रैंडमनेस और क्योस ज़्यादा होगा उतनी ही ब्राउनियन मोशन भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। सेकंड वन, ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ मॉलिक्यूल और एटम। अब देखो, जितना मास आपका ज़्यादा होगा उतना ही उसकी स्पीड कम हो जाएगी, जितनी स्पीड कम होगी उतना ही ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम भी क्या होगा, ठीक है, कम होगा। ठीक है, जितना मास कम होगा उतनी स्पीड ज़्यादा, उतना ज़्यादा तेज़ी से जाकर टकराएगा, उतना ही ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम ज़्यादा होगा। जितना ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम ज़्यादा होगा स्पीड के साथ कोलाइड करेगा, उतनी रैंडमनेस या इरेगुलरिटी जिगजैग मोशन ज़्यादा होगी। मीन्स टू से डैट इन अदर वर्ड्स ब्राउनियन मोशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, थर्ड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसे हम विस्कोसिटी बोलते हैं, ये हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। विस्कोसिटी क्या होती है? विस्कोसिटी आपके पास होती है रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ फ्लूइड, कि फ्लूइड के रास्ते में जो मोशन के रास्ते में रुकावट होती है वो उसको बोलते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड। इसका मतलब है जो थिक फ्लूइड होगा उसके मॉलिक्यूल की स्पीड क्या होगी, कम, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी क्या होगी, ज़्यादा। अगर विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो स्पीड कम हो जाएगी, अगर स्पीड कम होगी तो ऑटोमेटिकली रैंडम मोशन कम हो जाएगी या ब्राउनियन मोशन क्या हो जाएगी, कम। जिसका मतलब है कि जो आपके पास जिस फ्लूइड की विस्कोसिटी आपके पास कम होगी उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, स्पीड ज़्यादा होगी तो कुलियन ज़्यादा होगी, कुलियन ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली रैंडमनेस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो ओवरऑल ब्राउनियन मोशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट वन, द एविडेंस ब्राउनियन मोशन इज एविडेंस ऑफ कांस्टेंट मोशन ऑफ अ फ्लूइड। इस चीज का मतलब क्या है, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल पॉइंट है। देखो इसको हम सिंपल वर्डिंग में समझते हैं। क्या आपको पता है कि वाटर जो होता है, ठीक है, आपको ये तो नजर आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह उसने डस्ट पोलन का ग्रेन लिया वो रैंडम मूव कर रहा था, ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल आपके पास वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। अब आपको पता है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स की जो मोशन होती है वो क्या होती है, इनविजिबल, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होती है, हमें नजर नहीं आती। तो फिर ब्राउनियन मोशन, हाउ ब्राउनियन मोशन इज एविडेंस ऑफ कांस्टेंट मोशन, ठीक है, कैसे ये प्रूव करता है? देखो हमें नजर तो नहीं आ रही, लेकिन जो पोलन का ग्रेन है या कोई भी डस्ट पार्टिकल जब फेंकेंगे तो जो रैंडम मूव कर रहा होगा वो इस चीज का प्रूव है कि वाटर के मॉलिक्यूल या किसी भी फ्लूइड के मॉलिक्यूल उसको कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं चारों तरफ से। ठीक है, अगर कंटिन्यूसली कोलाइड कर रहे हैं जिसकी वजह से वो पार्टिकल क्या कर रहा है, रैंडम मूव कर रहा है। इसका मतलब है अगर कंटिन्यूस मूव उसको हिट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो मॉलिक्यूल जो होंगे वो रेस्ट पे नहीं होंगे, वो क्या कर रहे होंगे, कांस्टेंट मोशन के साथ क्या कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे। तो ब्राउनियन मोशन जो है वो कांस्टेंट मोशन ऑफ, हमें नजर तो नहीं आ रही, ठीक है, मोशन वाटर के मॉलिक्यूल्स की, लेकिन जब वो पोलन का ग्रेन रैंडम मूव कर रहा है इसका मतलब है वाटर के मॉलिक्यूल्स को कोलाइड कर रहे हैं। तो वाटर के मॉलिक्यूल अगर कोलाइड कर रहे हैं तो दे आर इन कांस्टेंट मोशन। सो ब्राउनियन मोशन इज एविडेंस ऑफ कांस्टेंट मोशन। ठीक है, तो ये हमारा मेन टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।